एवरीवन, वेलकम टू 24/7। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने फेवरेट चैनल पर। आज हम हमारी 20 मिनट रिविजन सीरीज में बात करने वाले हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी की। ऐसा चैप्टर जो बहुत आसान है, आप गिनती पे इसको पढ़ सकते हो, उंगलियों पे अपने दिमाग में रख सकते हो और बहुत ही स्कोरिंग और अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चन इसमें से काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं और सीधा सीधा नंबर आपको इस चैप्टर में से मिलके बनेगा। अगर आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वन शॉट रिवीजन आपके लिए अवेलेबल है। उसमें आप बढ़िया से इन डिटेल विथ स्लाइड्स सारे चीज़ों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। वहीं अगर आपको एग्जाम के पहले फटाफट क्विक रिवीजन करना है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सारे के सारे चैप्टर्स के 20 मिनट रिवीजन आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, हो रहे हैं डेली, तो आप बिल्कुल भी कुछ भी मिस मत कीजिएगा। शुरुआत करते हैं हम लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी की। तो जैसे नाम को हम तोड़े तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमारी जो भारत की नेशनल की इकोनॉमी है, हमारी नेशन की इकोनॉमी है, उसकी लाइफ लाइन्स क्या है। जैसे हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी लाइफ लाइन्स होती है ना, कि हम उनके बदौलत चल रहे हैं, वैसे ही हमारी नेशनल इकोनॉमी जो है किन कारणों से चल पाती है, किसके बदौलत अच्छे से चल रही है, उसमें हम बेसिकली 3 चीज़ें देखते हैं: ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, फिर कम्युनिकेशन देखेंगे, फिर ट्रेड के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मतलब वही आपका व्हीकल्स, रोड, सब इसके अंदर आ जाएगा। कम्युनिकेशन वार्तालाप इसके अंदर आ जाएगा। ट्रेड मार्केट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूरिज्म, सब ट्रेड में आ जाएगा। क्लियर? शुरू करें। सबसे पहले अगर हम बात करें, और हाँ एक और इसी के साथ में ये भी है कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। हाँ, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो इन दोनों का काम चल जाएगा या ट्रेड नहीं हुआ तो इन दोनों का काम चल जाएगा, नहीं। तीनों की ही ज़रूरत है, एक दूसरे को भी, साथ ही साथ में नेशनल इकोनॉमी को भी। ट्रांसपोर्टेशन में हम 3 तरीके के ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं: एक रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन जो कि नया है, और एयरवेज। ठीक, तो पहले हम ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट करेंगे, फिर हम कम्युनिकेशन समझेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रेड के बारे में बताऊंगी। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम रोडवेज से सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर रोडवेज जो है वो क्या होते हैं। तो रोडवेज वही सड़क से जाने वाले सारे व्हीकल, सड़क से गुजरने वाले सारे ट्रांसपोर्टेशन रोडवेज के अंदर आते हैं। काफ़ी इकोनॉमिकल हैं और रोडवेज का रेलवेज पे एक एज भी है, यानी कि रोडवेज ज़्यादा अच्छे प्रेफर की जाते हैं रेलवेज के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि हर जगह आपको रोड तो दिखेगी, भले आप पहाड़ों पे हो, भले आप प्लेन एरिया पे हो, भले आप प्लेट्यू एरिया पे हो, रोडवेज आर इम्पॉर्टेंट। अगर आप थोड़े लोग हो, थोड़े डिस्टेंस पे जाना है तो जाहिर सी बात है ट्रेन से बैठना बेवकूफ़ी है। आप आसानी से अपना व्हीकल उठा के रोडवेज से ट्रैवल कर सकते हो। इवन अगर आपको ट्रेन या एयरप्लेन से भी जाना है ना, तो भी आपको रोडवेज के थ्रू ही ट्रेन और एयरप्लेन के स्टेशन तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि एक फीडर की तरह काम करती हैं। तो कई सारे रीजंस के कारण रोडवेज जो है वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल माने जाते हैं, और लोग जो है वो रोड से जाना प्रेफर भी करते हैं, क्योंकि हर जगह आपको रोड जो है वो मिल जाती है। क्लियर? तो ये तो हमारी बात हो गई किसकी? रोडवेज की। अब रोडवेज में अगर हम देखें ना, तो अलग अलग तरीके से हमको रोडवेज बने हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि हम बात करें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, तो ये कैसे हाईवेज हैं जो कि एक्सट्रीम भी नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करते हैं। जैसे इधर कश्मीर से कन्याकुमारी, इधर सिलचर से पोरबंदर तक के एरियाज को पूरा जो है वो क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल में जुड़े हुए, और एक एक कोने से दूसरे कोने तक आप इसके थ्रू जा सकते हो। वहीं अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज की, तो नेशनल हाईवेज सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जितने भी कोने दूर दराज के एरियाज हैं उनको लिंक करते हैं नेशनल हाईवेज। स्टेट हाईवेज की अगर हम बात करें तो स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उससे लिंक करने में मदद करते हैं, और ये हर स्टेट का पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, PWD, जो इसको संभालता है। वहीं हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो है वो जिला परिषद द्वारा बनाई जाती हैं, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को पूरे डिस्ट्रिक्ट के एरिया से जोड़ती हैं, आप आ जा सकते हो वहाँ तक। वहीं हम अदर रोड्स की बात करें तो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गाँव में आसपास के इलाकों में जो रोड्स बनती हैं वो सब अदर रोड्स आ जाती हैं। साथ ही साथ में ऐसे बॉर्डरिंग एरियाज भी हैं इंडिया के, दूर दराज के एरियाज जहाँ पर रोडों को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बनाना ज़रूरी है, वहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक अंडरटेकिंग है, वो वहाँ पर रोड्स बनाता है ताकि वहाँ के लोग जो है वो दूसरे एरिया से कनेक्ट हो सके और बाकी सारी चीज़ों का सुविधाएं जो है वो उठा पाएँ। ठीक, समझे? अब इसी में आपको थोड़ा बहुत अटल टनल के बारे में भी बता दिया जाता है कि काफ़ी बड़ा टनल है, बहुत लंबा टनल है, काफ़ी अच्छा है, और आपका मनाली स्पीति वैली वाला जो रीजन है जो ब्लॉक हो जाता था,
पुराने समय में, मतलब थोड़े समय पहले ही वहाँ पर अब ये टनल बना दिया गया है कि बर्फ़ गिरी तो उसके ऊपर गिरेगी, बाकी नीचे तो आप साल भर ट्रैवल कर सकते हो। काफ़ी बड़ा और बहुत ही बढ़िया सा टनल जो है यहाँ पर बनाया हुआ है। फिर अगर हम बात करें तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रोड कुछ इस तरीके से भी दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड। जब आप कॉन्क्रीट, सीमेंट, टार, मेटल्स, इससे जो है वो काला काला वाला रोड बनाते हो ना, तो ये मेटल रोड कहलाता है, जो कि ऑल सीजन रोड होता है। अगर सामान हल्की क्वालिटी का यूज़ किया है तो ही ये रोड टूटेगा, बाकी तो चलेगा, ठीक है। ऑल सीजन रोड जो है ये रहता है। वहीं अनमेटल रोड की हम बात करें तो जो सीमेंट, धूल मिट्टी वाला जो रोड होता है, जहाँ पे उबड़ खाबड़ से होते हैं, पत्थर 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 से होता है, ये अनमेटल रोड होता है। बारिश में तो आप उस एरिया से निकल ही नहीं सकते, है ना, तो बारिश में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसके ऊपर भी एक कंपैरिजन पूछा जा सकता है या डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, तो आप दिमाग में रख लेना। तो ये तो किसकी बात हो गई, रोडवेज़ की। अब रोडवेज़ में जो है वो हमको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। कैसे चैलेंजेस मैडम? चैलेंजेस कुछ ऐसे कि जो पुराने ब्रिज हैं, जो कलवर्ट्स हैं, जो छोटे छोटे ऐसे रेलवे निकल रही है नीचे जाने के जो हिस्से होते हैं, ये बहुत पुराने बने हुए हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत नैरो भी है। साथ ही साथ में रोड्स पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। इसकी वजह से सिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई है। ऐसे थोड़े बहुत जो है वो चैलेंजेस हम रोडवेज़ पे हमको दिखाई देते हैं। वहीं अब अगर हम बात करें रेलवेज़ की, तो रेलवेज़ तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है भाई जिसने पूरे इंडिया को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है। पिछले 150 साल से इंटीग्रेशन हो रहा है। मान लो मुझे ही अगर यहाँ से कल को मनाली घूमने जाना है तो मैं बाय रोड नहीं, मैं ट्रेन से कुछ आजू बाजू के हिस्से तक पहुँचूँगी, फिर वहाँ से ट्रैवल करूँगी। तो हर कोई बाय रोड नहीं जा सकता। लड़के मैक्सिमम जो है वो जाते हैं, लड़कियाँ भी अब जाने लगी है, लड़के लड़की वाली बात नहीं है। बाकी ऐसा है कि एक सेफ ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलेगा रेलवेज़ के थ्रू, सस्ता ट्रांसपोर्टेशन भी आपको मिलेगा रेलवेज़ के थ्रू। ये एक ऐसा सेगमेंट है इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन का जो कि इकोनॉमी में काफ़ी मदद करता है। हज़ारों लोग डेली रेलवेज़ के थ्रू दिन रात ट्रैवल करते हैं और पूरा नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो रेलवेज़ के थ्रू हुआ है। सबसे पहली हमारी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक चली थी मैं बता देती हूँ, कौन से ईयर में चली थी ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। तो मुंबई से ठाणे तक पहली हमारी रेल जो है वो चली थी, बहुत ही छोटे डिस्टेंस तक, ब्रिटिश एरा के समय पे, और फिर उसके बाद से तो रुकी ही नहीं। बढ़िया सा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हमको देखने को मिलता है। बस यहाँ पे दिक्कत थोड़ी सी ऐसी है कि रेलवेज़ हर जगह पर नहीं डल सकती, ठीक है, हर जगह पर रेलवेज़ नहीं डल सकती। तो अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सीधा हिस्सा है, तो आप रेलवेज़ डाल सकते हो और रेलवेज़ वहाँ पर डालना फ़ायदेमंद भी होगा। वहीं हम प्लेट्यूज़ की बात करें तो प्लेट्यूज़ में जो है थोड़े जो प्लेट्यू में कुछ हिस्सा ऊंचा होता है, कुछ नीचा होता है, तो जो नीचे वाले हिस्से हैं ना, वहाँ पे थोड़ी बहुत रेलवे लाइन्स हमको देखने को मिलती है, दिखाई देती है, वहाँ पे इस्टेब्लिश की जा सकती है। पर माउंटेन में अगर आप रेलवेज इस्टेब्लिश करने को बोलो तो बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि एक तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत स्पार्स है, कम लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो ऐसे में रेलवेज़ का मेंटेनेंस उठाना तो बहुत ही असंभव ही है। और क्योंकि माउंटेन्स होते हैं तो वहाँ पे आप कैसे रेलवेज़ डालोगे, है ना, मतलब पहाड़ ही टूट जाएंगे, ऐसे में तो बड़ी दिक्कत होगी, लैंडस्लाइड्स वगैरह हो गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए माउंटेन्स में हम रेलवे लाइंस नहीं देखते। तो वही इसीलिए रोडवेज़ जो है उसका एज होता है रेलवेज़ के ऊपर, कि रोडवेज़ हर कहीं पे हो जाती है, माउंटेन में भी काट के आप रोड बना सकते हो, पर रेलवे आप वहाँ पर नहीं बना सकते। तो ये तो बात हो गई किसकी, हमारी रेलवेज़ की। अब रेलवेज़ भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती है। क्या क्या कि चलते फिरते लोग जो है वो चेन खींच देते हैं, टाइम डिस्टर्ब कर देते हैं, थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज़ का बिगाड़ देते हैं, थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग, ये सब जो है इसके कारण से रेलवेज़ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन अब इसके ऊपर काफ़ी बिना टिकट के भी लोग ट्रैवल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को सुधारने का काम जो है वो सरकार बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है और अब जो है वो हमारा रेलवे सुधर भी रहा है, काफ़ी अच्छे से लोग सफाई भी रखते हैं, अपने हद तक मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और काम भी जो है वो चल रहा है। आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, आपके पास जैसे पैसे हैं वैसे आप बोगी अपनी बुक कर सकते हो, रिजर्वेशन के थ्रू कहीं से कहीं तक भी ट्रैवल आसानी से कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पाइपलाइन जो है इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन मैप पे एक नई चीज़ है। इसके पहले पाइपलाइन थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, तो पाइपलाइन से पहले सिर्फ पानी जाया करता था, लेकिन फिर किसी ने दिमाग लगाया कि अरे यार हम ट्रकों में भर भर के ऑयल और ये सब पहुंचाते रहते हैं, जो कभी एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते में ढूल जाता है या फिर एक ट्रक ख़राब हो जाता है तो फिर हमको शिफ्ट करना पड़ता है, तो उसमें डिलेज हो जाते हैं, ट्रांसशिपमेंट डिलेज हो जाते हैं, तो हम क्यों ना पाइपलाइन की मदद से इनको ट्रांसपोर्ट करें। तो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, अलग अलग ऑयल्स, इनको सबको सोर्स से रिफाइनरीज तक अब पाइपलाइंस के थ्रू पहुँचाया जाने लगा
है, इवन नॉट जस्ट लिक्विड बट ऐसा सॉलिड जिसको स्लरी के फॉर्म में, सेमी लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी पहुंचा सकते हैं, वो भी हम पाइपलाइन के थ्रू हमने पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो 3 मेजर जो है पाइपलाइंस के नाम जो है वो आपको, आप अंदर डिटेल मत बताना, जो मेन नाम है उनके वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि कौन कौन सी वो मेजर पाइपलाइंस हैं। 3 जो है हम इंडिया में देखते हैं। वही जो है एडवांटेज भी है पाइपलाइंस का, नंबर 1 कि ट्रांसशिपमेंट डिलेस और लॉसेस काफ़ी ज़्यादा इससे ठीक हो गए हैं कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना, यहाँ से भेजो वहाँ तक, बीच में ना कोई ढुलेगा ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं है ना एक्सीडेंट होंगे, ना आपको डब्बे चेंज करने पड़ेंगे। साथ ही साथ में शुरुआत में इंस्टॉलेशन थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन फिर काफ़ी सस्ता मेंटेनेंस है पाइपलाइन का। तो ये कुछ एडवांटेजेस है पाइपलाइंस की। अब लास्ट में हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं एयरवेज की। तो एयरवेज ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जो थोड़ा सा महंगा है ना। तो जब आपको एकदम लेविश तरीके से ट्रैवल करना है तो आप एयरवेज के थ्रू जा सकते हो। बहुत कम समय में आपको कहाँ से कहाँ एयरवेज पहुँचा देता है। साथ ही साथ में इंडिया में अगर हम देखें तो एयर इंडिया जो है वो हमारे सारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस प्रोवाइड करती है। वही पवन हंस जो है वो जितने भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज है वो पवन हंस हमारा देखती है। साथ में जो हमारे स्पेशल एरियाज़ हैं जहाँ पर माउंटेनियस रीजन्स है या अर्थक्वेक है या की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, या फिर वहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया बहुत ज़्यादा है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा हम देख लें तो वहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं लोगों को एयरवेज यूज़ करने के, तो उनको थोड़ा सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्लियर। तो ये हमारे एयरवेज के फ़ायदे हो गए, एकदम बढ़िया चीज़ है। वहीं अगर हम, ये तो हमारा क्या हो गया, ये सारा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो गया। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया? हाँ बोलते जाना भैया नीचे कमेंट सेक्शन में। ट्रांसपोर्टेशन के बाद में हम कम्युनिकेशन की बात करें तो मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। जैसे मैं अभी आपसे बात करके हज़ारों लोगों को सेम मैसेज पहुँचा सकती हूँ, तो ये मास कम्युनिकेशन है ना। तो आपका टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब मास कम्युनिकेशन में आ जाता है। वहीं कोई मुझे पर्सनल बात किसी से अगर करनी है तो मैं बाय फ़ोन, बाय मैसेज, बाय ईमेल करूँगी, तो ये मेरा पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। 1-to-1 कॉन्वर्सेशन इज पर्सनल कम्युनिकेशन। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल सर्विसेज भी अवेलेबल है। फर्स्ट क्लास मेल्स के थ्रू आप जो है वो कार्ड्स, एनवेलप्स, इनको सबको जो है पहुंचा सकते हो बढ़िया से बाय लैंड और एयर के बीच में ये होता है। वही सेकंड क्लास मेल की अगर हम बात करें तो इसमें आप न्यूज़पेपर्स हैं आपके, और भी दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब आप सेकंड क्लास मेल के थ्रू बिटवीन लैंड एंड वाटर ये पूरा एक्सचेंज होता है, तो ये इसके थ्रू चल जाता है। इसके अलावा भी 6 मेल चैनल्स इंडिया में है फॉर क्विक डिलीवरी। राजधानी चैनल, ग्रीन चैनल, ऐसे करके काफ़ी सारे 6 चैनल्स हैं जिससे आप क्विक डिलीवरी भी आसानी से यहाँ पर करवा सकते हो, इनकेस आपको कोई कुरियर पहुँचाना है या कुछ और भी चीज़ें प्रोवाइड करवानी है तो। इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारी जगहों पर जो है STD की सुविधा हमने कर दी है कि मान लो कोई फ़ोन किसी के घर पे नहीं अफोर्ड कर सकते तो एटलीस्ट STD तो विलेज एरियाज़ में भी हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल्ड है। 1 रुपया डालो, बात करो, बढ़िया से कर सकते हो आप STD के थ्रू। फिर हमारे पास में दूरदर्शन है जो हमारा नेशनल टेलीविज़न है। उसके अलावा भी हमारे पास में जो इंडिया जो है वो काफ़ी लार्जेस्ट फीचर फिल्म्स का प्रोड्यूसर है। हमारे यहाँ पर जो है वो सेंसर करने के लिए कि भाई ठीक कंटेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हमारे पास में बोर्ड भी है, सेंसरी बोर्ड भी है, जो कि चेक करता है कि लोगों तक जो है वो क्या कंटेंट पहुँचाया जा रहा है। आकाशवाणी ठीक है, हमारी जो रेडियो चैनल है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आप दूर दराज के एरिया तक भी आसानी से इंडिया में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के बाद में हम बात करें तो हम देखते हैं ट्रेड। अब ट्रेड में आपको देखने को मिलता है, पहले तो कि ट्रेड होता क्या है, तो जब आप पैसा एक्सचेंज करते हो, गुड सर्विसेज एक्सचेंज करते हो विद इन अ कंट्री या फिर कंट्री से बाहर भी, तो ये ट्रेड कहलाता है। विद इन कंट्री कर रहे हो तो डोमेस्टिक ट्रेड, आउटसाइड द कंट्री कर रहे हो तो इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये कहाँ पे होता है, तो मार्केट में होता है। तो ऐसा एरिया जहाँ पर चीज़ें खरीदी बेची जाती है वो एरिया मार्केट कहलाता है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करवा रहे हो और एक्सपोर्ट कम है, तो ऐसे में जो है वो आप माइनस में चले जाओगे, लॉस में चले जाओगे। लेकिन वहीं आपका बेच ज़्यादा चीज़ें रहे हो, खरीद कम चीज़ें रहे हो, तो फिर वो चलेगा, ठीक है, वो आपका सरप्लस ट्रेड कहलाएगा। या फिर बराबर भी हुए तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि फिर आप इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हो, तो फिर वो आपके लिए एक लॉस वाला फैक्टर हो जाएगा। इसी में हम ट्रेड में देखते हैं
टूरिज्म को भी, तो टूरिज्म को भी एज अ ट्रेड कंसिडर किया जाता है। करीब 15 मिलियन लोग हमारे यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे लोग बाहर के देशों से अभी हमारे यहाँ पर आते हैं फॉर बिजनेस टूरिज्म, फॉर कल्चरल टूरिज्म, फॉर मेडिकल टूरिज्म, बहुत सारी चीज़ों के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे चेन्नई में एक आई हॉस्पिटल है, तो वो तो ऐसा है कि बाहर विदेशों से लोग यहाँ पे आई का ट्रीटमेंट कराने आते हैं। ऐसे कई सारी ऐसी जगह है और बहुत सारी ऐसी साइट सीइंग्स भी है हमारे यहाँ पर जिसके लिए लोग आते हैं। तो जब लोग यहाँ पर आते हैं या हम कहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है हम वहाँ की चीज़ें खरीदते हैं, कल्चरल परस्यूट्स होते हैं, ठीक है। वहाँ का जो है इंटीग्रेशन होता है, देशों का एक दूसरे में इंटीग्रेशन होता है, कंट्री का पूरा इंटीग्रेशन होता है, जुड़ाव जो है वो होता है कि हाँ हमारे देश का हिस्सा है या ये उस देश का हिस्सा है। वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, कल्चरल चीज़ें जो है वो आगे फैलती हैं, बढ़ती हैं। साथ ही साथ में टूरिज्म में आप जब जाते हो तो आप होटल परचेस करते हो तो वहाँ के लोगों का बिजनेस भी उसके थ्रू बढ़ता है। जब आप लेन देन कर रहे हो, पैसा एक्सचेंज कर रहे हो, तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रेड ओनली ना, इसलिए टूरिज्म को भी ट्रेड की तरह कंसिडर किया जाता है। बस यही आपकी लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है और पूरा बढ़िया से रिवाइज आपका हो गया है। अगर एग्जाम के एक दिन पहले आप इसको देख रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आना और इन सारी वीडियोस को आप माइंड मैप की तरह यूज़ कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।